हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके? मस्त हो? आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म। आप सबको पता होगा कि पहले जो शेयर्स होते थे ना, वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, यानी सर्टिफिकेट मिलता था आपको। अगर आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता था जिस पे लिखा होता था कि यू आर होल्डिंग रिलायंस कंपनी इक्विटी शेयर। नाउ अगर आज आपके पास शेयर्स हुए हैं तो वो डीमेट अकाउंट में होते हैं। डीमेट अकाउंट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट नहीं समझ में आ रहा है शेयर्स के रिस्पेक्ट में, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये जो बैंक का अकाउंट होता है जिसमें आपके पैसे पड़े हुए हैं, ये बैंक अकाउंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जिसमें आपके पैसे रखे हुए हैं। जैसे अगर आपके जेब में पैसे रखे हुए हैं तो वो फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन अगर आप बैंक में जमा कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। आपके खाते में चढ़ गया, इतना पैसा है आपके पास। बिल्कुल वैसा ही शेयर के केस में है। पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे, यानी मेरे हाथ में सर्टिफिकेट होता था। आज नहीं होता। आज वो डीमेट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जिसमें मेंशन होता है कि मेरे पास इतने शेयर्स हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो डीमेट अकाउंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट विच होल्ड्स शेयर्स। अब यहां पे एक बड़ा चैलेंज क्या है, पहले उसको समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोविजन क्यों बनाया गया। देखिए देखिए, ये 2008 में मैंने ये शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, ये रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 शेयर्स हैं। ठीक है, फिर 2012 में हमने फिर से खरीदा रिलायंस कंपनी के 100 शेयर। ठीक है, फिर मैंने 2015 में फिर से खरीदा रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर। अब मैं, अच्छा, सबका रेट भी अलग अलग था। ये जब मैंने 2008 में खरीदा था तो ये खरीदा था 1250 रुपये के रेट में। ठीक है, ये खरीदा मैंने एट द रेट ऑफ रुपी 1800 और ये खरीदा एट द रेट ऑफ रुपी 2050। ठीक है, अब नाउ इन 2023-24 आई एम सेलिंग 100 शेयर्स, सेलिंग 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब मुझे आप ये बात बताइए, अगर मैंने 100 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सेल किए हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपी 2800, तो कौन से शेयर बिके हैं? सेल कंसिडरेशन तो मेरा हो जाएगा 100 इंटू 2800। ठीक है, कितना? 2,80,000 रुपया। बट आई वॉन्टेड टू नो कि यहाँ पे कॉस्ट क्या घटेगी, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी होगी? ये वाली होगी, ये वाली होगी कि ये वाली होगी? तो बेटा बहुत क्लियर सी बात है, अगर आपने सर्टिफिकेट बेचा है, फिजिकल फॉर्म में बेचा है, तो जो सर्टिफिकेट बेचा है वो वाली कॉस्ट होगी। अगर मान लीजिए हम सामने वाली पार्टी को ये वाला सर्टिफिकेट देते हैं तो 1800 कॉस्ट घटाएंगे। जो सर्टिफिकेट पकड़ाए हो उसकी कॉस्ट घटाओगे। क्या ये सर्टिफिकेट अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है? कि भाई तीनों सर्टिफिकेट हम अगर एक ही झोले में डाल दिए और फिर निकाल रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कौन सा वाला निकला है? पता चल जाएगा, क्योंकि सभी सर्टिफिकेट का फोलियो नंबर होता है। यहाँ पे फोलियो नंबर होगा, ये इसका नंबर होगा, जैसे 2301 से लेके ये है 2300-2400 इसका नंबर है। ठीक है, इसका ये 100 शेयर जो है ना, शेयर के नंबर होते हैं। तो भाई 100 शेयर है तो कहाँ से कहाँ तक है? 2301 से लेके 2400 है। इसका जो नंबर था वो था 4805 से लेके 4904 तक। ये इसका फोलियो नंबर है, दैट इज कॉल्ड फोलियो नंबर। तो भाई 100 शेयर जो है आपके, भाई फोलियो नंबर क्या होता है? सबसे पहला शेयर तो फोलियो नंबर 1 होता है, दूसरा शेयर फोलियो नंबर 2 होता है। तो जैसे आपने 5 शेयर लिए हैं, सबसे पहला शेयर आप ही को दिया गया था तो 1 to 5 आपका फोलियो नंबर होगा। दूसरे वाले ने 25 शेयर खरीदे तो उसका होगा 6 से लेके 30 फोलियो नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करके मिलता है। जैसे आप 1000 शेयर खरीदेंगे तो नंबर आपका एक ही सर्टिफिकेट पे पूरा नंबर लिख दिया जाएगा कि यहां से लेके यहां तक का नंबर आपका शेयर है। तो ये पहले होता था। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलते थे। तो हम जो सर्टिफिकेट देते थे सामने वाले को, अगर हम ये वाला फोलियो नंबर वाला सर्टिफिकेट उठा के दे दिए तो इसकी कॉस्ट घटेगी।
तो पहले बहुत सिंपल होता था ये बात, लेकिन कभी भी अब समझिए जब इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कौन सा शेयर निकला है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आपके एक जेब में 500 के 10 नोट हैं, ₹500 के 10 नोट हैं, और दूसरी जेब में आपके पास ₹50 के 100 नोट्स हैं। ठीक है, आपने किसी को 5,000 की पेमेंट की। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने 500 की 10 नोट दिए हैं कि 50 के 100 नोट दिए हैं? क्या आप बता सकते हैं आपने 5,000 की पेमेंट की है? क्या आप बता सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में था। जब भी फिजिकल फॉर्म में हम कोई भी चीज देते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज उठा के दी हमने। अब दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपने 500 के 10 नोट आज गए बैंक में जमा कर दिए, कल गए 50 के 100 नोट बैंक में जमा कर दिए, ये सब बैंक में डिपॉजिटेड है। परसों तीसरे दिन आपने 5,000 विड्रॉ कर लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कौन सा पैसा विड्रॉ किया है, जो पहले दिन 500 का 10 नोट जमा किए थे या दूसरे दिन 50 का 100 नोट जमा किए थे, कौन सा विड्रॉ किए हो? आप नहीं कह सकते। अरे बैंक वाला तो हो सकता है 100 की आपको 50 नोट दे दे, तो क्या आप लड़ाई कर लोगे? कहोगे ये क्या मजाक है, मेरा या तो 500 वाला 10 नोट पकड़ाओ या फिर 50 वाला 100 नोट पकड़ाओ? नहीं, यू कैनॉट आइडेंटिफाई कि ये विड्रॉल कौन सा है, बस विड्रॉ हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में ना पैसा कितना है, देखिए 5,000 पहले दिन आया, दूसरे दिन 5,000 आया, आपके खाते में 10,000 रुपया है, कौन सा है ये नहीं बता सकते। जब डीमेट अकाउंट में शेयर होता है तो हमको यही पता है 300 शेयर है मेरे पास, 100 पहले आया, फिर 100 आया, फिर 100 आया, 300 शेयर है, दैट्स ऑल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपके पास 300 शेयर हैं, दैट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं पता है। तो जब डीमेट अकाउंट से शेयर निकलेगा तो क्या माना जाएगा? अब प्रश्न यही उठता है कि मान लीजिए ये 3 शेयर डीमेट अकाउंट में पड़े होते हैं, तो कौन सा शेयर निकला है, क्या माना जाएगा? तो यहां पे इनकम टैक्स कहता है कि हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं फीफो बेसिस, जो पहले आया था वही पहले जाएगा, दिस विल बी एज्यूम्ड। क्लियर है सबको ये बात कि डीमेट अकाउंट से शेयर जाएंगे तो फीफो माना जाएगा? रीजन क्या है उसके पीछे वो भी बहुत क्लियर हो गया कि भाई जब डीमेट अकाउंट में कोई भी चीज होती है तो वो अलाइक होती है, फंजिबल होती है, उसे हम कहते हैं फंजिबल होना। दे आर ऑल अलाइक, पहला 100 शेयर, दूसरा 100 शेयर, तीसरा 100 शेयर, दे आर ऑल अलाइक, ये सब एक जैसे हैं, अलाइक हैं, फंजिबल हैं। बट व्हेन इट इज इन फिजिकल फॉर्म दे आर नॉट अलाइक, दे आर डिफरेंट बिकॉज दे हैव गॉट डिफरेंट फोलियो नंबर्स। जैसे आपको हमने करेंसी के फॉर्म में समझाया होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भाई 500 का 10 नोट है तो और दूसरे में 50 के 100 नोट है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलाइक नहीं है। हम अगर किसी को पेमेंट भी करेंगे 5,000 की तो बता सकते हैं हमने कौन सा वाला दिया है, राइट? बट व्हेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, मान लीजिए आप किसी को चेक काट के 5,000 की पेमेंट कर देते हैं, तो आप बता सकते हैं कि बैंक में तो आपने ये वाला पैसा जमा किया था कि ये वाला जमा किया था, 5,000 जो आपने चेक काट के पेमेंट किया वो कौन सा वाला पेमेंट किया है, 500 का 10 नोट वाला पेमेंट किया कि 50 का 100 नोट वाला? तो यू कैनॉट से दैट, अंडरस्टूड? तो डीमेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए आइए पढ़िए से, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म। पहला, बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज इज चार्जेबल टू टैक्स। What it is saying, beneficial owner of shares or securities chargeable to tax, not the registered owner, not registered owner. चलिए मैं आपको समझाता हूं ये क्यों बात कह रहा है ऐसा, कि जो बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स और सिक्योरिटीज का, टैक्स उसको लगेगा, ना कि जो रजिस्टर्ड ओनर है शेयर का। पहले जब फिजिकल शेयर्स दिए जाते थे ना, तो कंपनी को एक रजिस्टर बनाना होता था जिसका नाम होता था शेयर होल्डर्स रजिस्टर। आज भी बनाना होता है लेकिन इसका प्रारूप पूरी तरीके से बदल चुका है। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स रजिस्टर कैसे होते थे पहले की बात करते हैं। तो इसमें होता था सबसे पहले कॉलम एक फोलियो नंबर, ठीक है, शेयर होल्डर्स नेम, ठीक है, और बाकी कुछ केवाईसी डिटेल्स होती थी उसकी, और उसके बाद फिर आ जाता था नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी बताती थी, सब पूरा ये एक रजिस्टर मेंटेन होता था, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है ये बात पता होती थी।
कंपनी को ये पता है पूरा है, उसके पास एक रजिस्टर है, अपडेटेड रजिस्टर है, कौन कौन उसका शेयर होल्डर है, कहाँ से कहाँ तक उसके पास शेयर है, तो टोटल कितने शेयर हुए। जैसे 1 से 5 तक शेयर है रमेश के पास, ठीक है। अब उसकी बाकी मान लीजिए आधार नंबर या वॉटेवर जो भी वो लोग केवाईसी के लिए यूज़ करते हैं वो हो गया, और नंबर ऑफ शेयर ये कितने हुए 5। दूसरा उसके पास 6 से लेके 30 तक शेयर है मुकेश के पास, ठीक है, तो ये हो गया 25 शेयर। इस तरीके से शेयर होल्डर रजिस्टर बनता था, ठीक है। आज कंपनी शेयर होल्डर रजिस्टर तो बनाती है, लेकिन किसी कंपनी को पता ही नहीं है कि उसके शेयर होल्डर कौन है। आश्चर्य हो रहा है जान के आपको। हाँ, रिलायंस कंपनी से आप पूछ लीजिए, तुम अभी के अभी तुरंत बताओ तुम्हारे शेयर होल्डर्स कौन है, नहीं बता पाएगी, क्योंकि दिन रात इलेक्ट्रॉनिकली डीमेट अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अभी हमने फट से रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए 1000, क्या रिलायंस कंपनी को पता है कि हमने खरीद लिए? नहीं पता है उसको। सर ये कैसे हो रहा है आजकल सिस्टम, फिर बताइए जरा, मैं बताता हूं। डीमेट अकाउंट 2 जगह से खुलते हैं, सिर्फ 2 ही डीपी है हमारे देश में। डीपी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये वो हैं जो डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। कौन कौन खोल सकता है हमारे देश में? 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरीज एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, कुछ ऐसे ही है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा फुल फॉर्म। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो हमारे देश में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर हमने तो अपना डीमेट अकाउंट ज़ेरोधा से खुलवाया है, हमने तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग से खुलवाया है, हमने अपना डीमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल से खुलवाया है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से खुलवाया है, एक्सिस बैंक से खुलवाया है, आईसीआईसीआई बैंक से खुलवाया है। यस, आप इन सब जगह से ही खुलवाए होंगे, आप थोड़ी ना एनएसडीएल और सीडीएसएल से खुलवाए होंगे। एनएसडीएल और सीडीएसएल एजेंसी देती है कि भाई मेरा डीमेट अकाउंट खोलो, और ये जितने भी लोग हैं या तो ये एनएसडीएल या सीडीएसएल की एजेंसी लेके बैठे हैं, ठीक है। तो यानी आपने जो डीमेट अकाउंट खुलवाया आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है, तो वो या तो एनएसडीएल का ब्रोकर होगा या तो सीडीएसएल का ब्रोकर होगा, ठीक है। मतलब उसके पास एनएसडीएल की एजेंसी होगी या सीडीएसएल की एजेंसी होगी। तो आपका अल्टीमेटली अकाउंट कहां खुला होगा? जिसकी भी एजेंसी होगी वहीं खुला है, मतलब या तो एनएसडीएल में खुला है या तो सीडीएसएल में खुला है, ठीक है। तो कंपनी के पास आज सिर्फ इतनी नॉलेज होती है कि कितने शेयर होल्डर्स के एनएसडीएल में अकाउंट, मतलब एनएसडीएल के जो डीमेट अकाउंट है उसमें कितना शेयर है, एनएसडीएल के डीमेट में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, और सीडीएसएल के डीमेट में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का देश में एनएसडीएल में खाता है, बहुत सारे लोगों का सीडीएसएल में खाता है, बस। तो आज के दिन में जो शेयर होल्डर्स रजिस्टर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। शेयर होल्डर्स रजिस्टर, इसमें होता है एनएसडीएल के पास इतने शेयर्स, सीडीएसएल के पास इतने शेयर्स, बस। यहाँ डीपी और यहाँ नंबर ऑफ शेयर, दैट्स सॉल्व। ये होता है आज की तारीख में। अच्छा, अब जैसे ये कंपनी के आप कहेंगे सर डिविडेंड कैसे बांटती है अपने शेयर होल्डर को, एजीएम की नोटिस कैसे भेजती है जब पता ही नहीं है? तो कोई बात नहीं बेटा, ये तुरंत एनएसडीएल और सीडीएसएल को एक लेटर लिखेंगे कि भाई मुझे आज इस फलाने दिन के शेयर होल्डर की लिस्ट चाहिए, तो एनएसडीएल से लिस्ट आ जाती है, सीडीएसएल से लिस्ट आ जाती है। पता चल गया रिलायंस जैसी कंपनी को कि भाई मेरे कितने शेयर होल्डर हैं, डिविडेंड देना है डिविडेंड दे दो, ठीक है। एजीएम की नोटिस भेजनी है, एजीएम की नोटिस भेज दो, ठीक है। इसका एक नॉमिनल चार्ज होता है, एनएसडीएल सीडीएसएल कंपनी से लेती है और इनको लिस्ट प्रोवाइड कर देती है। शायद मेरी नॉलेज के हिसाब से साल में 1 लिस्ट तो ये कॉम्प्लीमेंट्री देती हैं, उसके अलावा जितनी बार भी लिस्ट चाहिए होता है उसके लिए ये चार्जेस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं कहता हूं कि शायद ऐसा, तो शायद मैं इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि वो नॉलेज शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको भी अगर लमसम आइडिया है तो बस चलेगा, ठीक है। दैट हैज नथिंग टू डू विथ इनकम टैक्स। तो रजिस्टर्ड ओनर उन्हें कहा जाता है जो शेयर होल्डर रजिस्टर में जिनका नाम होता है। भाई रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द शेयर कौन है? जिनका रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में नाम है। तो रजिस्टर्ड ओनर तो एनएसडीएल सीडीएसएल है, यानी रिलायंस कंपनी के आपके पास शेयर है ना, तो आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो उसके। एक्चुअली लॉ ऐसा बना है कि उसकी वजह से आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो, अदरवाइज आप ही का पूरा हक है। लेकिन सिंस रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में आपका नाम नहीं है और हो भी नहीं सकता है,
ठीक है। इनफैक्ट रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी के पास जो शेयर है वो भी रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में नहीं है, यानी मुकेश अंबानी खुद रिलायंस कंपनी के रजिस्टर्ड ओनर ऑफ शेयर नहीं है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है जो बेसिकली हमने अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया उसकी वजह से, और जो ट्रांजेक्शन इतने फ्रीक्वेंट होते हैं कंपनी इज नॉट एबल टू मेंटेन दैट। ठीक है, वो जो डीपी होता है उनको पता होता है क्योंकि उनके पास डीमेट अकाउंट है, दे गेट टू नो कि भाई क्या क्या ट्रांजेक्शन किस अकाउंट से कहां हुए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेनिफिशियल ओनर कौन है? बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए जिसने शेयर खरीदा वही, आप ही लोग बेनिफिशियल ओनर, वन हु इज होल्डिंग द शेयर्स इज द बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, रजिस्टर्ड ओनर एनएसडीएल सीडीएसएल है। तो टैक्स किसके हाथ में लगना चाहिए? बताइए, आप शेयर बेच रहे हो तो एनएसडीएल को टैक्स लगा देना चाहिए क्या? नहीं, आप ही को लगना चाहिए। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज इज चार्जेबल टू टैक्स। नाउ for computing capital gain chargeable to tax, the cost of acquisition and period of holding of any security shall be determined on the basis of FIFO method. जब भी आप शेयर बेचेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो शेयर होगा वहां से शेयर निकला है यही माना जाएगा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं से कंसीडर करेंगे और वहीं से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, फीफो बेसिस पे लेंगे। ठीक है, यानी आपके पास 3 बार शेयर खरीदे हुए थे अलग अलग डेट पे, ये मान लेते हैं एक बार के लिए सर्टिफिकेट नहीं है, डीमेट है। तो जब भी हम शेयर बेचेंगे, मान लीजिए हमने 120 शेयर बेचा, तो 100 शेयर के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से ली जाएगी और कॉस्ट ये 100 रुपए लिया जाएगा, और 20 शेयर और जो हमने बेचे कॉस्ट ये 1250 रुपए लिया जाएगा। फिर जो 20 शेयर और हमने बेचे उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 2012 से ली जाएगी और 20 शेयर की जो कॉस्ट होगी वो 1800 के हिसाब से ली जाएगी। तीसरा है, फीफो मेथड विल बी अप्लाइड ओनली रिस्पेक्ट ऑफ डीमेट होल्डिंग बिकॉज इन द केस ऑफ सेल ऑफ डीमेट सिक्योरिटीज द सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म कैनॉट बी कंस्टिट्यूट टू हैव बीन सोल्ड। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। You have a physical share of 1985, ए लिमिटेड का शेयर है, 100 शेयर आपने खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 80। ठीक है, फिर आपके पास 1998 का ए लिमिटेड का 100 शेयर और है एट द रेट ऑफ 150। ठीक है, ये रहा अब आपका डीमेट अकाउंट। इस डीमेट अकाउंट में 1995 का ए लिमिटेड का 200 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹250। 2005 का ए लिमिटेड का ही आपके पास 150 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹400। ध्यान दीजिएगा, पहले ये डीमेट अकाउंट में कैसे कैसे शेयर आए हैं आपके पास। पहले ये डीमेट अकाउंट में आया, सबसे पहले यहाँ आया, फिर 1995 में यहाँ डीमेट अकाउंट में आपने शेयर लिया, फिर 98 में फिर फिजिकल शेयर आ गया, और चौथा फिर डीमेट में शेयर आ गया। ठीक है, एक समय के बाद तो फिजिकल शेयर बंद हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद तो डीमेट में ही शेयर आता था, लेकिन मुझे तो ऐसे डमी एग्जांपल्स बनाने पड़ेंगे ना भाई कि दोनों चीज़ चल रहा था उस समय की, अब बात करनी पड़ेगी ताकि यहाँ भी आ रहा है शेयर वहाँ भी आ रहा है। तो अब आपने मान लीजिए मान लेते हैं 200 शेयर सेल किए, 200 शेयर सेल किए। तो अब बात आती है कहाँ से सेल किए, फिजिकल सेल किए हो कि डीमेट से सेल किए हो। अब यहाँ पे 200 शेयर सेल किए हो तो ये नहीं कि सीधे उठा के हम सबसे पहला फीफो लगा देंगे यहाँ पे, अरे नहीं, फिजिकल पे फीफो थोड़ी ना लगता है, फीफो डीमेट पे लगता है। और मजबूरी भी मैंने समझाई कि क्यों फीफो लग रहा था डीमेट पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है, पता ही नहीं कौन सा बिक रहा है। अरे फिजिकल में तो आपको पता है ना, जो सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हो वो बिका है। अब मान लीजिए आप 200 शेयर बेचे हो, पूरा का पूरा डीमेट से बेचे हो, तो ये थोड़ी ना हो जाएगा कि ये कॉस्ट ले लोगे 80 रुपये। फिजिकल तो पड़ा ही है तुम्हारे पास, तो वो कहाँ बेचे हो तुम? तो आप हमको तुरंत बताइए कहाँ से बेचे हो, फिजिकल बेचे हो कि डीमेट से बेचे हो। अगर तुम डीमेट से बेचे हो, अगर तुम डीमेट से बेचे हो तो ये वाला बिका है, अगर तुम डीमेट से बेचे हो तो ये वाला बिका है। अब तुम कहते हो फिजिकल बेचे हैं,
फिजिकल बेचे हैं, तो भाई मेरे पास 200 शेयर है ही है, तो ये भी बिका होगा, ये भी बिका होगा। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं 100 शेयर्स की। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में। मान लो 100 शेयर बेचे हो, तो अगेन हम आपसे पूछेंगे भाई डीमेट से बेचे हो कि फिजिकल बेचे हो, डीमेट से निकाल के दिए हो या फिजिकल दिए हो। तुम कहते हो डीमेट से दिए, तो यहां से बिका है, इसी में से 100 बिका है 250 के रेट वाला, यहीं से आप इंडेक्सेशन करिए, होल्डिंग पीरियड लीजिए, सब यहीं से करिए। ठीक है, और आप कहते हो फिजिकल बिका है, तो कौन सा बिका होगा, 85 वाला कि 98 वाला? अरे बेटा ये नहीं कहोगे कि अब यहाँ पे लगा दोगे फीफो कि 85 वाला पहले आया था, नहीं, फिजिकल में अब तुम बताओ कौन सा सर्टिफिकेट दिए हो। अरे सामने वाले को जो सर्टिफिकेट पकड़ाए हो वो वाला तुम्हारा कॉस्ट होगा। अगर तुम ये वाला पकड़ाए हो तो इसकी कॉस्ट लेंगे, ये वाला पकड़ाए हो तो इसकी कॉस्ट और होल्डिंग लेंगे। फिजिकल में तो एक्चुअल हमें पता ही है, जो सर्टिफिकेट दिए हो वो वाला उसी को सेल मानेंगे, और जब डीमेट से होगा तो जहां जो सबसे पहला है फीफो है वो मानेंगे। ठीक है, और डीमेट से बेचे हो कि फिजिकल बेचे हो ये तो तुमको पता है ना भाई, सर्टिफिकेट दिए हो कि नहीं तुम ही बता दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कह रहा है कि जब भी आप शेयर बेच रहे हो डीमेट से, तो ये नहीं कि हम फिजिकल वाला बिक गया ऐसा मान लेंगे। अरे कैसे मान लोगे, फिजिकल बिकेगा तभी माना जाएगा फिजिकल बिका है, और फिजिकल जब बिकेगा तो ये भी पता होगा कौन सा वाला बिका है, फीफो लगाने की जरूरत नहीं है फिजिकल में। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4, in the depository system the investor can open and hold multiple accounts. In such a case where an investor has more than one demat account, FIFO method will be applied account wise. आइए समझाते हैं। देखिए आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक खाता है, एक पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपये पड़े हैं, पंजाब नेशनल बैंक में 75,000 रुपये पड़े हैं। आपने 5,000 रुपये की पेमेंट की है, क्या आप मुझे बता पाएंगे कहाँ से पेमेंट की है? बैंक ऑफ बड़ौदा से की है कि पीएनबी से की है? अरे बेशर्म, ये तो बता ही दोगे, इसमें थोड़ी ना दिक्कत होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा से की होगी, पीएनबी से की होगी, ये पता चलता है। आप यूपीआई से पेमेंट कर लो, चेक से कर लो, कैसे भी कर लो। क्या किस बैंक से हुई है ये पता है कि नहीं तुमको? ये तो पता ही है। लेकिन अगर हम ये तुमसे पूछ लें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ना तुम 5-5 हजार करके 10 बार डिपॉजिट किए थे, तो कौन सा वाला पैसा निकला है इसमें से, ये थोड़ी ना पता पाएंगे कौन सा निकला है। 50,000 में से 5,000 निकल गया है। ठीक है, तो यानी बैंक आप बता सकते हैं, किस बैंक से निकला है ये आप बता सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इट इज सेइंग, यू हैव 2 डीमेट अकाउंट, डीमेट 1, डीमेट 2, कैन यू ओपन मल्टीपल डीमेट अकाउंट? आंसर इज यस। हम जितने चाहे जितने खाते खोल ले। क्या बैंक में आप खाते मल्टीपल खोल सकते हो? एक पीएनबी में खोल लिया, एक यहां खोल लिया, वहां खोल लिया, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे अब ये भी मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। एक एनएसडीएल में एक सीडीएसएल में तो खोल ही सकते हैं, क्या सीडीएसएल में 2 खोलना खोल सकते हैं? अरे आप सीडीएसएल में 10 खोलना है खोल लीजिए, अलग अलग ब्रोकर के थ्रू जाके खोल लीजिए। एक जगह भी आप 10 ब्रोकर के थ्रू डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। मान लीजिए एंजल ब्रोकिंग का सीडीएसएल में ही सीडीएसएल से खुलवाते हैं, और पंजाब और आईसीआईसीआई बैंक भी सीडीएसएल से ही खुलवाता है। हम दोनों जगह खोल सकते हैं जाके, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सीडीएसएल में 10 खाता चल रहा हो, पॉसिबल है, तो यू कैन हैव मल्टीपल डीमेट अकाउंट। ठीक है, इट्स नॉट दैट one in NSDL and one in CDSL is required. No, you might have 5 accounts, 5 डीमेट अकाउंट इन CDSL only, quite possible, and 3 डीमेट अकाउंट इन NSDL, मतलब टोटल 8 है, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए, पहले डीमेट अकाउंट में 1999 में शेयर आए थे +100, फिर 2005 में शेयर आए थे +100, इसमें क्या हुआ था 2000 में आया था, ईयर 2000 में +100, और फिर 2006 में आया था मेरे पास +100। ठीक है, अब बताइए मैंने 100 शेयर बेचे हैं फ्रॉम डीमेट अकाउंट 2, या मैंने 100 शेयर बेचे हैं, तो पहले आपसे ये पूछेंगे हम कि कौन से डीमेट से बेचे हो भाई, किस खाते से निकाले हो पैसा, ये तो पता होता है ना। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाले हो, पीएनबी से, ये तो बता पाते हो ना। अरे जहां से पैसे निकाले हो वो बताओ, वैसे ही शेयर में भी बताओ कहां से शेयर निकाले हो भाई, डिलीवरी तुम कहां से दी हो शेयर की, 100 शेयर जो बेचे थे कहां से डिलीवरी निकली है? तुम कहे डीमेट अकाउंट 2 से निकली है, तो इस पे फीफो लगाएंगे। पूरे सारे डीमेट को मिला के फीफो नहीं लगा दोगे। अरे जिस खाते से निकला है उसी खाते में माइनस करोगे तुम, वहां फीफो लगाओगे।
ठीक है, जैसे कि डीमेट यहां तो सबसे पहला तो इसमें अगर पूरा सारे डीमेट का मिला के फीफो बोलेंगे तो 1999 होगा। तो क्या ये वाला शेयर बिका है? नहीं। कौन से डीमेट से आपने बेचा है आप ये बताइए, वहां पे फीफो लगा देंगे तो ये वाला बिका है। अंडरस्टूड? So in the depository system, the investor can open and hold multiple accounts. In such a case where an investor has more than one demat account, FIFO method will be applied account wise. FIFO method account wise लगता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। If an existing demat account of an old physical stock is dematerialized, dematerialized का मतलब क्या होता है? समय आया था जब गवर्नमेंट ने कहा कि अब फिजिकल सर्टिफिकेट बिकेंगे ही नहीं, आप नहीं बेच सकते हो, आपको शेयर को डीमेट में डलवाना पड़ेगा। जो फिजिकल शेयर है उनको कन्वर्ट कराइए डीमेट में, मतलब कंपनी को फिजिकल सर्टिफिकेट भेजिए, वो क्या करेंगे उसका डीमेट में डलवा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक नंबर उतना नंबर बढ़वा देंगे आपके डीमेट अकाउंट में। ठीक है, तो इफ इन एग्जिस्टिंग डीमेट अकाउंट ओल्ड फिजिकल स्टॉक इज डीमेटलाइज्ड, डीमेटलाइज का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू डीमेट अकाउंट। ठीक है, and entered at a later date under the FIFO method, the basis for determining the movement out of the account is the date of entry into the account। आइए समझाता हूं इसका मतलब। ये 1999 का मेरे पास 100 शेयर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया था। ठीक है, तो 2005 में मेरे पास 100 शेयर आए, फिर उसके बाद ये वाला शेयर हम यहाँ पे इसको डीमेट में डलवा लिए थे 2006 में, तो ये वाला शेयर यहाँ आ गया। अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं क्या हुआ है? ठीक है, ये 1999 वाला शेयर यहाँ आया है। ठीक है, उन्नीस सौ 99 वाला ये शेयर 2006 में फिर आ गया, फिर 2008 में मैंने फिर 100 शेयर ले लिए। अब आपने 100 शेयर सेल किए डीमेट से, 100 शेयर सेल कर दिए भाई, फिजिकल शेयर तो अब है ही नहीं, हम 2023 में अब 100 शेयर सेल कर रहे हैं, तो कौन सा वाला बिक रहा है? अगर सच पूछो तो इस डीमेट में सबसे पुराना शेयर जो है वो 1999 का है, लेकिन वो डीमेट में आया था 2006 में। तो फीफो जब हम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान से सुनिएगा, फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन का मतलब क्या है? इन का मतलब है एंट्री इन डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में पहली एंट्री कौन सी हुई है? ये वाली, तो ये वाला सेल होगा फर्स्ट सोल्ड। सबको समझ में आया कि भाई कुछ फिजिकल शेयर भी आपके पास थे, ठीक है, आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया, डीमेट अकाउंट में कुछ शेयर खरीदे, फिर वो पुराने वाले फिजिकल शेयर क्या हो गए? डीमेट में आ गए। उससे मतलब नहीं है कि वो पुराने वाले फिजिकल शेयर कब खरीदे गए थे, ओरिजिनल डेट को नहीं पकड़ेंगे आप डेट कौन सी आप एंट्री आप कैसे मानेंगे कौन सा निकला है शेयर? ये वाला निकला है। ठीक है, फीफो जब लगाएंगे तो डीमेट में जब आया है उसके हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फ्रॉम डीमेट। लेकिन जब हम आपसे ये पूछेंगे 100 शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, तो भाई कब से ये शेयर है तुम्हारे पास? 1999 से। ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड जो होगी इसकी यहां से होगी 1999 से 2023, ये होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। इंडेक्सेशन भी अकॉर्डिंगली करेंगे हम, लेकिन डीमेट से पहले कौन सा निकला माना जाएगा? जो डीमेट में पहले आया। बहुत क्लियर सी बात है, फीफो जो हम लगाते हैं डीमेट अकाउंट के हिसाब से लगाते हैं, मतलब डीमेट में जो पहले आया है वो डीमेट से पहले जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि जिस दिन डीमेट में एंट्री होती है फिजिकल शेयर की, जिस दिन डीमेट में एंट्री होती है उस दिन वो खरीदा माना जाता है। नहीं भाई, पीरियड ऑफ होल्डिंग इस शेयर की कब से है? जब से सचमुच वो होल्ड किए हो आप, जब सचमुच आपने खरीदा था। मैंने खरीदा था 1999 से, तो होल्डिंग पीरियड यहां से शुरू होगी। क्लियर? आइए एक इलस्ट्रेशन है छोटा सा, देख लीजिए इसको। जून 23 को परचेज डायरेक्टली इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म, मतलब डायरेक्टली डीमेट में खरीदे हैं ऑन 25 मई 23। तो भाई 25 मई को खरीदे थे, जून 1 को 23 को डीमेट में आ गया था। आज की तारीख में T+2 पे डीमेट में आता है, मतलब अगर 25 तारीख का ट्रांजेक्शन होगा तो 26, 27 मई को आ जाएगा।
तो हर समय अलग अलग फेज था। पहले तो T+7 का ज़माना था, जिस दिन ट्रेड करते थे 7-7 दिन बाद डीमेट में आता था। फिर T+5 का ज़माना आया, T+4 का, T+3 का, अब T+2 का ज़माना है। ठीक है। डीमेटलाइज शेयर ओरिजिनली परचेज्ड इन नवंबर 90 में खरीदे थे, 5 जून को इसको डीमेट में लाया गया। ठीक है। फिर जून 10 को खरीदे डीमेट में, और डीमेट में जून 10 को आ भी गया। ठीक है। फिर मई 1970 में कुछ खरीदे थे, वो जून 15 2023 को आया। अब इस पे बहुत फोकस मत कीजिएगा सर, जून 10 को खरीदे थे, जून 10 को ही कैसे आ गया, तो मत सोचिए। ठीक है, आ गया। अब हम तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी दे देते हैं ना कि आपको घुसने का मन करता है। ठीक है, तो जनरली इट इज T+2 ट्रांजेक्शन जिस दिन की 2 दिन बाद डीमेट अकाउंट में एंट्री दिखाई देती है उसकी। ठीक है। चलिए, अब आपसे ये पूछ रहा है कि मान लो आपने 4500 शेयर सेल किए हैं, तो कौन से वाले सेल हुए हैं? पहले जो डीमेट में आया, डीमेट में पहले ये वाला आया तो 4000 यहां से बिका है, अब 500 इसमें से बिका है, 500 इसमें से बिका है। ठीक है। अब 4000 शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी फ्रॉम 25 मई। हम किस दिन से होल्ड कर रहे हैं? हम 25 मई को शेयर खरीदे थे। जिस दिन आप शेयर खरीदे थे वहां से होल्ड कर रहे हो। डीमेट की जो डेट होती है, ये वाली डेट से सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाया जाता है कौन सा पहले आया है तो कौन सा पहले जाएगा। प्लीज दिमाग में बैठा लीजिए, डीमेट की एंट्री डेट से सिर्फ एक ही मतलब है, कौन सा पहले आया है वही पहले जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग जिस दिन ओरिजिनली आपने शेयर खरीदा था वहीं से लिया जाएगा। सबसे पहले ये आया है तो सबसे पहले यही जाएगा 4000। इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से होगी? यहां से लेके जिस दिन बेचे वहां तक होगी। ठीक है। और बैलेंस 500 वुड बी ट्रीटेड एज एक्वायर्ड इन नवंबर 90। बैलेंस 500 फिर जो बिका है वो ये वाला बिका है, तो नवंबर 90 से हम पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी यही वाली लेंगे जो भी इसकी होगी। ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ FIFO। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए, तो आपने एक कॉन्सेप्ट आज की क्लास में किया, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेट फॉर्म। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।